नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 72 बीपीएससी के लिए लास्ट एमसीक्यू वीडियो मैंने 1 वीक पहले अपलोड किया था, लेकिन बीच में सरकार को लगा कि यार एग्ज़ाम कैंसिल कर लेते हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया है। एग्ज़ाम होने की संभावना सितंबर अक्टूबर में बन रहा है। अगर कुछ चांसेज हुए तो नवंबर तक भी जा सकता है, लेकिन 20 सितंबर, 4 अक्टूबर ये सब ऐसे डेट हैं जिस दिन संभावना है पूरी तरह से एग्ज़ाम हो जाएगी आपकी। जो भी आज से फिर से हम लोग शुरू कर लेते हैं। फ्लो अगर टूट गया आपका और अगर पढ़ाई का रिदम टूट गया तो फिर उसे बनाने में ही आपको 15-20 दिन का समय लग जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि फिर से शुरू करें और बेसिक से चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें। जो चीज़ें आपकी वीक था, जो पोर्शन आपके वीक होंगे, जैसे कुछ बच्चों को साइंस में सही मार्क्स नहीं आ रहे होंगे टेस्ट में, कुछ का हिस्ट्री होगा, कुछ का करंट अफेयर तैयार नहीं होगा, तो ये अगर गोल्डन पीरियड अगर आपने चूक कर गए इसमें तैयार करने से, तब तो फिर आपको एग्ज़ाम से पहले वही लगेगा कि और कुछ समय मिल जाता तो कर ले जाते। इससे बचने के लिए बेहतर होगा कि अभी सही समय पर सही तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ लिया जाए। शुरू करते हम लोग एंशिएंट मिडेवल की ओर बढ़ रहे थे, एंशिएंट से प्रैक्टिस करते करते जिसमें राजपूत काल तक हम लोग पहुंच गए थे। राजपूतों का जो पीरियड है, इसमें एईडी एग्जामिनेशन में कई सारे सवाल पूछे गए, जिसमें बड़े बड़े 5-5, 6-6 स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे गए। इसलिए कोई भी जो हिस्सा है उसको हम लेस इंपॉर्टेंट और ये सब नाम दे करके छोड़ें, ये सही नहीं होता है। ख़ासतौर से तब जब एग्जामिनेशन के डेट भी आपके एक्सटेंड हुए हैं, 40-50 दिन आपको ज़्यादा मिल रहा हो। सबसे पहला सवाल देखते क्या है आज का, और ये है 1178 ईस्वी में कसहरदा के युद्ध, इसको कसहरदा का युद्ध कहा जाता है, माउंट आबू में है ये जगह। गुजरात की किस साहसी रानी ने मोहम्मद गौरी को करारी शिकस्त दी थी, जिसके कारण गौरी को कई वर्षों तक भारत पर हमले करने की हिम्मत नहीं हुई थी। तो ये सवाल है, गुजरात की एक रानी थी जिन्होंने उनको शिकस्त दिया था। अब इसके बारे में छोटा सा सवाल है, लेकिन यह एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इतना आसान भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, नायिका देवी इनका नाम था। 1178 मोहम्मद गौरी ने राजपूताना के रेगिस्तान से होते हुए गुजरात पर हमला किया था। उस समय सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय एक छोटा बच्चा था, इसलिए राजमाता नायकी देवी ने सेना की कमान संभाली थी। उन्होंने ही गौरी की सेना को माउंट आबू के पास कसहरदा जगह है, सकरे पहाड़ी के इलाकों में बुरी तरह से फंसा करके उसे बहुत करारी शिकस्त दी थी, जिसके कारण से उसको काफ़ी दिनों तक अटैक को रोकना पड़ा था और वापस चला गया था। चंदेल वंश के इतिहास के और वास्तुकला के संदर्भ में कथन पर विचार करें। इस वंश ने जेजाक भुक्ति नामक क्षेत्र पर शासन किया, जिसे आज बुंदेलखंड कहा जाता है। जेजाक भुक्ति जो है क्या वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका है? चंदेल वंश क्या यहाँ से जुड़ा हुआ है? चंदेल राजा ने अपनी राजधानी खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, जो केवल हिंदू देवताओं को समर्पित है। क्या ऐसा है कि भाई खजुराहो में केवल हिंदुइज्म से जुड़े हुए देवी देवता हैं? क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। चंदेलों का क्षेत्र उनके राजा जयशक्ति जेजा के नाम पर जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड कहलाया। वर्तमान में जो बुंदेलखंड का इलाका है, इसी को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर नागर वास्तुकला केवल हिंदू देवताओं के लिए नहीं, वहाँ पर शैव, कंदरिया महादेव, वैष्णव और जैन धर्म पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर भी हैं, अर्थात हिंदुइज्म और जैनिज्म भी जुड़ा हुआ है। हिंदुइज्म के भी सब पार्ट जो हैं, शैविज्म और वैष्णव जो है, इनके भी वहाँ पर तत्व हमें मिलते हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये छोटे फैक्ट हैं, कला संस्कृति में ही पूछा जा सकता है और वैसे भी आपसे हिस्ट्री के तौर पर भी पूछा जा सकता है। यूनेस्को धरोहर भी है आपका ये जो है स्थल खजुराहो, और बहुत ही प्रसिद्ध है ये। खजुराहो का सबसे विशाल और अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, इनका नाम ही है, का निर्माण किस शक्तिशाली संदेश शासक महमूद गजनवी पर अपनी सफलता या प्रतिरोध के उपलक्ष्य में करवाया था? और कंदरिया महादेव जो मंदिर है, ये आपको नागर शैली के मंदिर में, इसी मंदिर के आर्किटेक्चर के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं नागर शैली की विशेषताओं को। तो कंदरिया मंदिर जो है नागर शैली में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नागर शैली को अगर देखना है तो इस मंदिर को आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्याधर नाम था इनका नाम विद्याधर था। विद्याधर चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उत्तर भारत का अकेला ऐसा राजा था जिसने 1019 से 1022 से महमूद गजनवी के हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया, ना तो हारा और ना ही आत्मसमर्पण किया।
इसी प्रतिरोध और शिव की कृपा के धन्यवाद स्वरूप उसने 1030 के आसपास भव्य कंदरिया महादेव मंदिर बनाया। उस समय मंदिर बनाया जिस समय उत्तर भारत के मैदान में मंदिरों को रौंदा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। उस समय में उसने कंदरिया महादेव मंदिर बनाया और बहुत ही भव्य और नागर शैली के सबसे सुविकसित मंदिरों में से एक इसको माना जाता है। यूपी बिहार के क्षेत्र में जो आपको मंदिर दिखते हैं, या मध्य प्रदेश में भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर अधिकांश मंदिर तोड़ दिए गए, आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिए गए। उसके बाद से फिर मुगलों के द्वारा भी बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। तो इसके कारण से आपको इस क्षेत्र में पुराने प्राचीन मंदिर नहीं देखने को मिलते हैं। जबकि आप विंध्य के दक्षिण में जाएंगे, जैसे उड़ीसा अगर जाते तो भुवनेश्वर मंदिरों का शहर कहलाता है। वहाँ पर बहुत सारी प्राचीन मंदिरें हैं, वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाए गए लेकिन बच गए। दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े विकसित मंदिर आज ही मौजूद हैं, हजारों वर्ष पुराने, वो इसी कारण से है क्योंकि उनको नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। चंदेल राजा विद्याधर की राजनीतिक और कूटनीति के संदर्भ में कथन पर विचार करें। विद्याधर ने महमूद गजनबी के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण करने के अपराध में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी। महमूद गजनबी के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी थी क्या विद्याधर ने। उसने महमूद गजनबी को हमेशा के लिए भारत से बाहर खदेड़ने के लिए सफल अखिल भारतीय राजपूत गठबंधन बनाया था। क्या ऐसा हुआ था क्या? विद्याधर ने ऐसा किया था क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्योंकि विद्याधर ने गजनबी का सामना जरूर किया, लेकिन वह उसे भारत या पंजाब से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए कोई अखिल भारतीय गठबंधन नहीं बना सका था। प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन इस प्रकार का कोई गठबंधन नहीं बन पाया था। कन्नौज के गहरवाल वंश द्वारा लगाया गया तुरुस्क दंड नामक एक विशेष टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुरुस्क दंड, ये गहरवाल वंश है कन्नौज के। कन्नौज उत्तर प्रदेश में हो गया। कन्नौज आज इत्र के लिए जाना जाता है। बहुत ही दुनिया के सबसे बेहतरीन इत्र वहाँ पर बनते हैं। सबसे महंगे इत्र जो अरेबियन देशों में जाते हैं, वहाँ पर सबसे अच्छे इत्र जो हैं वो कन्नौज में ही बनाए जाते हैं अलग अलग चीज़ों से। ये वहाँ की मिट्टी पानी की खासियत है, जिसके कारण से इतना बेहतर इत्र कहीं नहीं बन पाता है। यह तुर्की मुसलमानों द्वारा हिंदू तीर्थयात्रों पर लगाया गया एक जजिया कर था। यह राज्य में रहने वाले मुस्लिम व्यापारी पर गहरवालों द्वारा लगाया गया व्यापारिक कर था। यह एक विशेष रक्षा कर था जो तुर्की गजनबियों के निरंतर हमले से निपटने के लिए सेना द्वारा बनाए रखने हेतु किसानों से लिया जाता था। तो बिल्कुल सही है, ये बाहरी आक्रमण से देश को सुरक्षित करने के लिए तुरुस्क दंड नामक कर जो है गहरवाल राजाओं, जिसमें गोविंद चंद का नाम आप सुनते हैं, इस तरह के जो शासक हैं उन्होंने लगाया था। 11वीं-12वीं शताब्दी पंजाब में बैठे गजनबी के तुरुस्क अक्सर गंगा के मैदानी इलाकों में लूटपाट करते थे। ये पंजाब में बैठे का तात्पर्य ये जलंधर वाला हिस्सा नहीं है, पंजाब का अमृतसर का हिस्सा नहीं है। पंजाब दो है, बंटने के बाद दो हो गए। तो एक पंजाब पाकिस्तान के पास जो है वो काफ़ी बड़ा इलाका है, तो हम उस पंजाब की भी बात कर रहे हैं। अभी वो नदी के इस तरफ नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो उस पंजाब में बैठे थे, लेकिन वो समय समय पर इधर आकर के लूटपाट करने का काम करते थे। गहरवाल राजा जैसे गोविंद चंद को उनसे लड़ने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रजा, विशेषकर किसानों पर तुरुस्क दंड नामक एक अतिरिक्त युद्ध कर लगाया था, जिससे हम युद्ध के लिए संसाधनों को इकट्ठा कर सकें। कितना बेहतरीन फैक्ट है। और आपको मैं बताता हूँ, ये सारे जो फैक्ट हैं ये कम्प्लीटली NCERT से ही लिए गए हैं। NCERT, अगर आपको एंशिएंट और मेडिवल पढ़ना हो तो इससे बेहतर किताब ही नहीं है। रामशरण शर्मा और हरीश चंद्रा की जो बुक आती है, सतीश चंद्रा की जो बुक आती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं 11th ओल्ड NCERT में। वहीं से सारे फैक्ट लेकर के ये बनाए जा रहे हैं। गहरवाल शासक गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, जो हिंदू कानून, कूटनीति और त्यौहार का एक विश्वकोश है? विश्वकोश है किस चीज़ का? इंसाइक्लोपीडिया है। हिंदू लॉ, कूटनीति एंड फेस्टिवल्स जो होते हैं, क्या नाम है उस किताब का? दैभाग। दैभाग किसने लिखा है? कृतकल्प तरु किसने लिखा है? मिताक्षरा। मिताक्षरा पर आधारित तो हमारा लॉ वगैरह है भाई। संविधान में जो हिंदू वगैरह के कानून वगैरह हैं तो मिताक्षरा सही लिया गया है। मनसोल्लास कौन से ग्रंथ हैं जो इनके द्वारा लक्ष्मीधर ने लिखा हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कृत्यकल्प तरु। गोविंद चंद गढ़वाल वंश के सबसे महान राजा थे। उन्होंने संदीप विग्रहिक विदेश और युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर एक बहुत बड़े विद्वान थे। अब इनके ये विद्वान थे। उन्होंने कृत्यकल्प तरु नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा, जो राजपूत काल के सामाजिक जीवन, कानून, तीर्थयात्रा, राजधर्म को समझने का सबसे बड़ा और सबसे प्रमाणित सोर्स माना जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, कृत्यकल्प तरु, जिसको लक्ष्मीधर ने लिखा है।
बाकी जो किताब है उनके राइटर्स भी देख लेते। दैभाग लिखा है जिमूत वाहन ने, ये सब लॉ कानून से जुड़े हुए किताब हैं। मिताक्षरा लिखा है विज्ञानेश्वर ने, हमारे जो संविधान में हिंदू लॉ वगैरह हैं वो मिताक्षरा पर ही आधारित है। और मनसोल्लास लिखा है सोमेश्वर तृतीय ने लिखा है, जो चालुक्य शासक थे उनके द्वारा इसे लिखा गया है। 1194 ईस्वी के ऐतिहासिक चंदावर के युद्ध के संदर्भ में कथन पर विचार करें। चंदावर का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है, राजपूत काल में सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक में इनका नाम आता है। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गहरवाल शासक जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। क्या ऐसा हुआ था? इस युद्ध में जयचंद ने गौरी को हरा दिया, जिससे उत्तर भारत मुस्लिम शासन की स्थापना 20 वर्षों के लिए टल गई थी। क्या ऐसा हुआ? बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गौरी ने 1194 में अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जयचंद्र पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान को निपटाया, उसके बाद से जयचंद पर हमला किया। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया जब वो लड़ रहा था उसके बाद से गौरी और इसके बीच में युद्ध होती है। आगरा के पास यमुना नदी के तट पर चंदावर में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जयचंद की आंख में एक घातक तीर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई थी। गौरी ने युद्ध जीत लिया और गहरवाल साम्राज्य का यहीं पर पतन हो जाता है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के किस शासक ने अपनी सैन्य विजय के कारण खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी? और गुप्त काल के बाद भारत में पहली बार बैठी हुई लक्ष्मी के चित्र वाले सोने के सिक्के जारी किए थे इसने? कलचुरी वंश के किस शासक ने इस तरह का काम किया? इनका नाम क्या है? गंगदेव नाम है इनका, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गंगेदेव त्रिपुरी जबलपुर या मध्य प्रदेश के पास का यह जगह है। कलचुरी वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। उसने गुप्तों के पतन के बाद सदियों बाद उत्तर भारत में सोने के सिक्के फिर से चलाए। उसके सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी। उसके सिक्के शैली इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद में चंदेलों, गहरवालों, यहाँ तक मोहम्मद गौरी ने भी इसकी नकल की। और मोहम्मद गौरी के भी सिक्कों पर हमें बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। त्रिपुरी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उसे राजपूत काल का नेपोलियन माना जाता है, जिसने मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्यों पर विजय प्राप्त की थी। उसने अपनी जीत के उपलक्ष्य में त्रिकाली गंधपति, तीनों कलिंगों का स्वामी त्रिकाली गंधपति का उपाधि उसने धारण किया था। तो त्रिकाल लिंगाधिपति इस प्रकार की उपाधि है उसकी। ये राजपूत काल की उपाधियाँ हैं। त्रिकाल लिंगाधिपति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा तो पहला दूसरा दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। गंगेदेव के पुत्र लक्ष्मीकर्ण 11वीं सदी के मध्य में उत्तर भारत का सबसे महान विजेता था। उसने गुजरात के भीम प्रथम के साथ गठबंधन करके महान परमार राजा भोज पर हमला किया, जिसके कारण भोज की मृत्यु हो गई। उसने पूर्व में कलिंग, ओडिशा तक भी विजय प्राप्त की और त्रिकाल लिंगाधिपति की उपाधि उसने धारण की थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये उपाधि जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भारत के वर्तमान राजधानी दिल्ली को पहली बार एक शहर ढिल्लिका या लाल कोट के रूप में स्थापित करने का ऐतिहासिक श्रेय किस राजपूत वंश को दिया जाता है? तो ये इनको दिया जाता है, तोमर वंश को दिया जाता है। उन्होंने ही दिल्ली, जिसको आज हम लोग दिल्ली कहते हैं, इसको दिल्ली सल्तनत के कारण दिल्ली ही कहा गया। उससे पहले इसको ढिल्लिका कहा जाता था। ढिल्लिका, यहाँ पर एक छोटी बस्ती हुआ करती थी, उसके आधार पर इसको ढिल्लिका कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में 1736 में तोमर राजपूत शासक अनंगपाल तोमर प्रथम ने दिल्ली ढिल्लिका की स्थापना की। बाद में 11वीं शताब्दी में अनंगपाल द्वितीय ने वहाँ लालकोट नामक पहला मजबूत किला बनवाया और लौह स्तंभ को वहाँ स्थापित किया था। 12वीं सदी के मध्य में चौहान विग्रहराज चतुर ने तोमरों को हरा करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और फिर चौहानों ने दिल्ली का समुचित विकास किया था, जिससे आप जा कर के राय पिथौरा इत्यादि जो है उसे भी देख सकते हैं। और जो लौह स्तंभ का क्षेत्र है वो सबसे पहली ढिल्लिका जिसको कहते हैं वो स्थापित किया गया था। गुहिला वंश के बाद में सिसोदिया, जिसको कहते हैं हम लोग सिसोदिया वंश, संस्थापक बप्पा रावल। ये सबसे पहले प्रीलिम फैक्ट में पूछा जा सकता है कि भाई इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो बप्पा रावल थे। राजपूत काल का ये लास्ट वीडियो ही होगा, इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत प्रवेश कर जाएंगे गुरु। तो दिल्ली सल्तनत में से सवाल तो सब पढ़ के जाते हैं, इल्तुतमिश और बाकी बलबन सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये जो वंशावली है इनसे सवाल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। हिस्ट्री के वो हिस्से जिसको हम लोग लेस इंपॉर्टेंट कहते हैं, वहाँ से सवाल अधिक आ रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। उन्होंने 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों सिंध को सफलतापूर्वक खदेड़ कर मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की थी।
उन्होंने एक लिंग जी शिव को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना और खुद को उनका दीवान घोषित किया, जो परंपरा आज भी मेवाड़ में कायम है। मेवाड़ का अगर आपने सीरियल वगैरह देखा होगा तो उसमें भी एक लिंग जी वगैरह सब कहते रहते हैं वो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही है। बप्पा रावल काला भोज जिसको कहा जाता है, या काल भोज, मेवाड़ के महान गुहिल वंश जिसमें बाद महाराणा प्रताप भी हुए, इसी वंश में के वास्तविक संस्थापक थे। नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर उन्होंने अरबों को खदेड़ा था। नागभट्ट प्रथम यानी कि ये कौन हो गए भाई, तो प्रतिहार शासक ये हो गए। वे पाशुपत संप्रदाय के ऋषि हरीश ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का भव्य मंदिर बनवाया। यह नियम बनाया कि मेवाड़ का राजा कभी खुद को राजा नहीं मानेगा, बल्कि वो दीवान बनकर रहेगा। यहाँ के राजा भगवान शिव खुद हैं, एक लिंग जी खुद हैं। बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी लगभग 734 में राजस्थान का अजेय किला चित्तौड़गढ़ की स्थानीय राजवंश छीनकर मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। बप्पा रावल ने जब मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी तो वो किस वंश से मेवाड़ को छीना था? इन्होंने छीना था मौर्य, इसको मौर्य वंश कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ चित्रकूट किले का निर्माण मूल रूप से चित्रंगदा मौर्य द्वारा किया गया था। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में वहाँ मौर्य वंश के शासक मान मौर्य का राज्य था। बप्पा रावल ने मान मौर्य को युद्ध में हरा करके चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ में गुहिल वंश की जड़ें मजबूत की। और यही गुहिल वंश जो है ये आपको मुगलों तक दिखते हैं, जहाँ राणा प्रताप जो हैं वो अकबर के साथ में लोहा लेते हैं और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ते हैं। तो ये अभी से शुरू होगा तो ये काफ़ी लंबे समय तक यह रहेगा। यहाँ पर राजपूत काल के दौरान चारण और भाट नामक सामाजिक समूह मुख्य रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? चारण और भाट, इनको इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, चारण एंड भाट। 158 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वे शाही वंशावली रखने वाले दरबारी कवि और युद्ध में सैनिकों को प्रेरित करने वाले बार्ड्स होते थे। ये इस प्रकार की किंवदंतियाँ, गीत गायन या इस तरह की चीज़ें करते थे जिससे सैनिक जो हों प्रेरित हों, और उनको भाट कहा जाता था। राजपूत समाज का एक अभिन्न अंग थे ये कुलीन कवि, लेखक, इतिहासकार थे। कवि, लेखक, इतिहासकार थे जो इतिहास और कविताओं को इस प्रकार से वीर रस में पिरो करके लिखते थे जिससे आपके शौर्य में बढ़ोतरी हो। पीढ़ियों का रिकॉर्ड वंशावली भी रखते थे। वे युद्ध के मैदान राजाओं के साथ जाते थे, वीर रस की कविताएं गा करके सैनिकों में जोश भरते थे। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रवरदाई इसी परंपरा के हैं, इसलिए चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासों लिखा है उसमें इस प्रकार की भी किंवदंतियाँ मिलती हैं कि शब्द भेदी बाण चलाया उन्होंने, इस तरह की, लेकिन ये किंवदंतियों में आ जाता है। प्रमाणिक इतिहास में इसका कोई स्रोत हमें नहीं देखने को मिलता है। और उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का क्या तात्पर्य होता है? आपने देखा होगा कि भाई जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे जेल खुल गए, आकाश से बिजलियां चमक रही थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान, पृथ्वी ख़त्म होने वाला, वर्षा, तो इस तरह की चीज़ें जब उसको विशेषण से जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग अतिशयोक्तिपूर्ण कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के वर्णन हमें देखने को मिलता है। चारण और भाट इन्हें ही कहा जाता था। चंदेल राजा यशोवर्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उसने खजुराहो में भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने देवपाल नामक प्रतिहार शासक को हरा करके भगवान विष्णु की बेश कीमती बैकुंठ मूर्ति प्राप्त की थी, जिसे उसने लक्ष्मण मंदिर में स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 159 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। दोनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है। यशोवर्मन लक्ष्मण ने चंदेलों के प्रतिहारों के अधीन से लगभग मुक्त कर दिया था। उसने खजुराहो का सबसे पहला बड़ा मंदिर लक्ष्मण मंदिर पंचायतन शैली, मैंने पढ़ाया हुआ, एक प्रमुख देवता बीच में और 4 देवता 4 कॉर्नर पर, इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। खजुराहो के शिलालेख के अनुसार से उसने यह विशेष त्रिमुखी बैकुंठ मिश्र मूर्ति, जो मूल रूप से कैलाश तिब्बत से आई थी, प्रतिहार राजा को डरा करके हासिल की थी। तो ये इसके बारे में प्रमुख फैक्ट है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब समझ गए होंगे। देवताओं के लिए जब वो चीज़ की जाती है तब वो सही रहता है, लेकिन जब किसी राजा के लिए किया जाए, जैसे दक्षिण भारत के इतिहास में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि राजा तो समुद्र में पैर रखते थे, समुद्र में राह बन जाती थी। चेर राजाओं के बारे में इस प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलते हैं। तो ये क्या है? तो ये इसी को अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जाता है। राजपूत महिलाओं द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का सबसे पहला ऐतिहासिक रूप से प्रलेखित प्रमाण 712 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मिलता है? पहली बार जौहर का
लिखित प्रमाण हमें कहाँ पर किस इस युद्ध में मिलता है, तो कौन सा युद्ध था वो? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण, राजा दाहिर की पत्नी रानी जो थी रानी बाई इनका नाम था, उनके द्वारा जौहर किया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। तो उस दौरान जो राजा दाहिर हुआ करता था, सिंध का राजा, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने वहाँ पर जौहर कर लिया था। तो ये सबसे पहला लिखित प्रमाण के रूप में हमारे पास मौजूद है। उससे पहले भी होते थे क्या? हो सकता है होता हो, लेकिन हमें उसके बारे में लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। जौहर एक भयानक प्रथा थी जिसमें पता ही आपको क्या होता है। तो चचनामा ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसके ज़रिए हम दाहिर, सिंध पर आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को मार डाला, तो दाहिर की पत्नी ने दासियों के साथ सबसे पहला ज्ञात जौहर जो है वो किया था। बंगाल के शासक बल्लाल सेन के साहित्यिक योगदान के संदर्भ में कथन विचार करें। वह एक स्वयं महान विद्वान था। उसने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। क्या नाम है इनका? बल्लाल सेन। उसने बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत की। ब्राह्मणों और कायस्थों के लिए एक सख्त सामाजिक व्यवस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। बल्लाल सेन विजय सेन का पुत्र, सेन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह एक कट्टर हिंदू था। उसने स्मृति साहित्य पर दान सागर, दान के नियम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष पर अद्भुत सागर लिखा, जिसे उसके बेटे लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। उसने समाज को शुद्ध करने के लिए कुलीन प्रथा शुरू की, जिसमें ऊंचे गोत्र वाले कुलीन ब्राह्मणों के समाज में सर्वोच्च दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार की कुलीन प्रथा भाई बंगाल में उसने शुरू की थी। सेन वंश यानी कि भारत का पूर्वी हिस्सा। बंगाल का मतलब वर्तमान बंगाल से मत लीजिएगा, उसमें बांग्लादेश और असम के भी नीचे के हिस्से को जोड़ करके बंगाल बनता था। परमार शासक सिंधु राज के दरबारी कवि पद्मगुप्त ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें राजा के जीवन को एक रोमांटिक कथा के रूप में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित जो है ये पद्मगुप्त ने लिखा था। दरबारी कवि थे, परमार वंश के राजा सिंधुराज के। पद्मगुप्त परिमल, परमार राजा मुंज और उनके भाई सिंधुराज दोनों के दरबारी कवि थे। जब सिंधुराज, जिसकी उपाधि नव सहसांक थी, गद्दी पर बैठा, तो पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित्र का मतलब उनकी बारे में कहानियाँ। यह संस्कृत एक सुंदर महाकाव्य है जिसमें सिंधुराज द्वारा नाग राजकुमारी शशि प्रभा को जीतने की कहानी को आधार बनाकर परमारों के इतिहास जो है वो बताया गया है। 1182 ईस्वी के प्रसिद्ध महोबा के युद्ध, अब ये तो जानते होंगे, महोबा का युद्ध एनसीईआरटी से लिया है सारा। अगर आपको ये फैक्ट सारे नए लग रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए अभी नहीं पढ़ा होगा शायद आपने, इसलिए नए लग रहे होंगे। ये सारा A to Z वहीं से सवाल बनाए गए हैं। यह पृथ्वीराज चौहान और बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमारदिदेव के बीच लड़ा गया था। महोबा का युद्ध कैसा है? इस युद्ध में चंदेलों के दो महान सेनापति अल्लाह और उदल, इनका नाम है। अल्लाह उदल की कहानी आप जानते हैं क्या? बिहार में नृत्य भी होता है अल्लाह उदल का, उत्तरी बिहार में, जिसमें इन्हीं की कहानियाँ होती, वीर रस के चीज़ें होती, युद्ध में कैसे इन्होंने लड़ा। तो अल्लाह उदल जो है वो यही है। पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। और अल्लाह उदल की कहानियाँ जो है बहुत वीरता से लड़े थे और इनकी कहानी आज जगह जगह सुनाई जाती हैं, किंवदंतियों के रूप में, लोक कथा के रूप में, फोक आर्ट के रूप में इसको सुनाया जाता है। और ये सच्चाई पर आधारित है। किंवदंती गलत शब्द हो गया इसके लिए, ये सच्चाई पर आधारित कहानी है। दोनों कथन ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंदेल राजा महोबा जेजाक भुक्ति पर हमला किया, वर्तमान का बुंदेलखंड। चंदेल राजा परमारदिदेव परमल ने दो सेनापति अल्लाह और उदल जो बनाफर राजपूत थे, पृथ्वीराज का डटकर सामना किया, अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे दिया। अल्लाह उदल की वीरता आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोकगीत और बिहार, उत्तरी बिहार हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है ये अल्लाह उदल की चीज़ें, तो वहाँ पर आज भी गाई जाती हैं लोकल फोक आर्ट के रूप में, बहुत प्रसिद्ध है ये। पालवंश के महान शासक धर्मपाल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध सोमपुरा महाविहार वर्तमान में कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का भी दर्जा प्राप्त है? कहाँ पर है भाई? सोमपुरा महाविहार पालवंश के शासक ने बनवाया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये पहाड़पुर बांग्लादेश में स्थित है। पहले बंगाल में था,
धर्मपाल बौद्ध धर्म महायान वज्रयान का बहुत बड़े संरक्षक थे। उसने विक्रमशिला के साथ साथ उत्तरी बंगाल सोमपुरा महाविहार का भी निर्माण करवाया। यह आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले के पहाड़पुर गांव में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े और सबसे शानदार बौद्ध मठों में से एक था। विभाजन ने हमारे साथ क्या किया उसी का यह प्रमाण है और ये अपने पड़ोसी देश में वर्तमान में मौजूद है। चालुक्य सोलंकी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति रानी की वाव, रानी की बाबरी, जो गुजरात के पाटन अहिलवार में स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर का निर्माण किसने करवाया था? ये जल संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीका हुआ करता था। इसका निर्माण करवाया था रानी उदयमती ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। सोलंकी मारू गुर्जर वास्तुकला का चरम शिखर है। इसे 11वीं शताब्दी लगभग 1063 में सोलंकी राजा भीम प्रथम की विधवा रानी उदयमती ने अपने पति के याद में सरस्वती नदी के तट पर बनाया था। ये 7 मंजिला गहरी, मतलब प्लेन है, बिल्कुल सतह से शुरू होकर 7 मंजिला गहराई अगर जाएंगे तो 7 फ्लोर है इसमें, जो एक उल्टे मंदिर की आकृति की है। मंदिर किस तरह से होता है भाई? तो इस प्रकार से मंदिर होता है, ठीक है। लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। इस तरह का ये 7 फ्लोर उल्टा रिवर्स मंदिर जो है ये बनवाया गया है। सोचिए क्या अद्भुत वास्तुकला थी। आज के पुल बनाते हैं तो गिर जाता है, दो महीने में, उद्घाटन से पहले गिर जाता है। 7 फ्लोर उल्टी मंदिर, मतलब बिल्कुल रिवर्स में। और वैज्ञानिक रूप से भी ज़रूरी था क्योंकि जल संरक्षण का तरीका था। ये पानी कम वाले इलाके हैं, ठीक है। दिल्ली में भी एक बावरी अगर आपने देखा होगा, सीपी के पास में ही है। तो ये बावरियाँ जो होती थी ये भूमि के नीचे जल को संरक्षित करने की एक तकनीक थी। इसे भगवान विष्णु के अवतारों की शानदार मूर्तियाँ हैं। इसे 100 रुपये के नोट पर भी इस रानी के बाव को आप देख सकते हैं। 11वीं शताब्दी में बगदाद से भारत की यात्रा करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार और यात्री अल मसूदी किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में उन्होंने राज्य का दौरा किया था? तो ये आए थे महिपाल प्रथम के समय में। अल मसूदी 915 से 916 के आसपास भारत, गुजरात और पश्चिमी तट पर आया था। उस समय उत्तर भारत पर गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम का शासन था। अल मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य की घुड़सवार सेना और शक्ति की बहुत प्रशंसा की। उसने महिपाल को बौरा, संभवतः आदि वाराह का अरबी अपभ्रंश कहकर पुकारा था। आदि वाराह से जोड़ते थे प्रतिहार जो थे, तो इसके कारण से उन्होंने नाम दिया उसको बौरा। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान दिल्ली के किस तोमर सामंत और सेनापति ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोहम्मद गौरी पर भाले से सीधा हमला किया और उसके दांत तोड़ दिए थे, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गया? तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम खांडेराव गोविंदराज इनका नाम था, जिन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था। तोमर गवर्नर थे दिल्ली के। राजपूत काल के अग्निकुल किंवदंती, अग्निकुल किंवदंती क्या है? चलिए सवाल पहले करते हैं। इस किंवदंती के अनुसार से ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया जिसकी पवित्र अग्नि से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ। अग्नि से जन्म लेना भारतीय कहानियों में बहुत सारे देखने से द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। उनके भाई जो थे उनका भी जन्म अग्नि से हुआ था। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अग्निकुल, अग्नि से जन्म लेना बहुत पहले से चली आ रही कहानी है। तो ये 4 अग्निकुल राजवंश चौहान, परमार, चालुक्य, सोलंकी जिनको कहा है तो राष्ट्रकूट थे। क्या दोनों सही है? क्या ऋषि नहीं किया था क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अग्निकुल सिद्धांत सबसे पहले चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में मिलता है। राक्षसों के अंत या राक्षसों का तात्पर्य है बाहरी, किसी धर्म प्रधान से नहीं है, बाहरी जो भी व्यक्ति भारत पर आक्रमण कर रहे थे। वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया, कथन 2 गलत है क्योंकि आगे से निकलने वाले 4 कुल जो थे, चौहान, परमार, चालुक्य और प्रतिहार थे। तो इन चारों को मिलकर के अग्निकुल से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत की रक्षा की थी। 712 में सिंध तक आ गया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी शासक, लेकिन 1206 के आसपास में दिल्ली सल्तनत की 1106 के आसपास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 1206 के आसपास का देखिएगा पहली बार। तो ये जो है ये कैसे संभव हुआ भाई? ये 400 सालों तक किसने रोका? इन्हीं 4 राजपूत वंश थे जिन्होंने इनका सामना किया था। कश्मीर के शाही इतिहास को 12वीं शताब्दी के महान संस्कृत विद्वान कल्हन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी में लिखा है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी?
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी, भारत का पहला ग्रंथ है जो आधुनिक इतिहास शोध तिथियों और निष्पक्षता के सिद्धांत को अपना करके लिखा गया है। बाकी सभी में कुछ न कुछ राज दरबारी और कुछ न कुछ किंवदंतियाँ, कुछ न कुछ अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इतिहास की प्रमाणित किताब के रूप में इसे जाना जाता है। राजतरंगिणी प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जो अन्य दरबारी कवि वानभट्ट के विपरीत कल्हण ने अपने राजाओं की सिर्फ झूठी तारीफें नहीं की है, बल्कि गहराई से जांच की है और आलोचनात्मक वर्णन किया गया है। चंदेल वंश के उस शासक का क्या नाम था जिसने 1060 ईस्वी के आसपास मालवा, परमार, त्रिपुर के कलचुरी को हरा करके चंदेलों की शक्ति को फिर से जीवित किया, जिसके दरबार में प्रसिद्ध कवि कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय के लेखक रहते थे। तो प्रबोध चंद्रोदय जिन्होंने लिखा है, प्रसिद्ध कवि कृष्ण मिश्रा नाम है इनका, ये भी रहते थे। ये भी फैक्ट पता चल गया। चंदेल वंश से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तिवर्मन इनका नाम था। 11वीं शताब्दी के मध्य में कलचुरी राजा लक्ष्मीकर ने चंदेलों को बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन चंदेल राजा कीर्तिवर्मन ने एक महान वापसी की। उसने कलचुरियों को खदेड़ कर अपने राज्य को वापस हासिल किया और सोने के सिक्के चलाए। उसी की खुशी आध्यात्मिक ज्ञान के जश्न उसके दरबारी कवि कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय, यानी कि चंद्रोदय का चंद्र जो शासक हैं उनका उदय हो रहा है, इसके लेकर के किताब उन्होंने लिखा था। तो कीर्तिवर्मन इनका नाम था। इसमें इतने सवाल थे 170 तक। हमने इसको राजपूत काल के लगभग जितने बड़े फैक्ट हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें दिल्ली सल्तनत और राजपूत काल दोनों के सवाल मिक्स होंगे और उसको हम लोग ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं आज से फिर से। अब तो रेगुलर ही आएगा वीडियो, डेली ही कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 72 के लिए। सभी सब्जेक्ट के मैं आपको MCQ करवाऊँगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।